महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की एक विमान हादसे में मौत हो गई, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वाकई में ये हादसा है या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश है। नमस्कार, मैं अर्पिता। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो सकता है कि अपनी बुलंदियों में पहुंचने से पहले उनकी जान चली जाती है। क्या लगता है आपको, ये वाकई में एक हादसा है या वाकई कोई उनकी जान के पीछे पड़ा था? नहीं, हादसा तो नहीं है अर्पिता। ये देखिए, आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की आप कह सकती हैं कि हत्या कर दी गई है और उस हत्या को एक दुर्घटना की शक्ल दे दी गई है, दुर्घटना का रूप दे दिया गया है। देखिए, ये आज आज सुबह 8:45 की बात है। ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार। ये बंबई से बारामती जा रहे थे, एक विमान से, हवाई जहाज से जा रहे थे। बारामती के ही ये रहने वाले हैं और बारामती में इन दिनों जिला परिषद चुनाव होने हैं, तो उसके प्रचार में ये जा रहे थे। और बारामती हवाई अड्डे पर जब बिल्कुल रनवे के पास इनका हवाई जहाज पहुंच गया तो अचानक वो क्रैश कर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उसमें जो 5 लोग सवार थे, पांचों के 5 लोग वहीं पर मारे गए। कोई बचा नहीं है। उसमें अजीत पवार थे, उनका एक सुरक्षा पदाधिकारी था, एक सहायक था और 2 पायलट थे। ये पांचों के 5 वहीं मारे गए, कोई इसमें बचा नहीं है। अब जो विमान की कंपनी है, जिस कंपनी का विमान है, उस कंपनी का कहना है कि जो ये दुर्घटना हुई है वो लो विजिबिलिटी की वजह से हुई है। यानी दृश्यता बहुत कम थी, यानी कि हवाई अड्डे पर कोहरा छाया हुआ था, कुहासा छाया हुआ था और पायलट को उस कुहासे में नहीं जगह दिखी, उतारने की सही जगह नहीं दिखी और उसमें वो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन मेरा जो मानना है, जितनी मेरी समझ है, मैं इसमें समझिए 100% पक्का हूं कि ये हादसा नहीं है, एक सोची समझी मतलब राजनीतिक हत्या है और षड्यंत्र के पीछे बड़े बड़े लोग शामिल हैं। स्वाभाविक है कि उप मुख्यमंत्री की हत्या होगी तो कोई टुटपुजिया आदमी तो नहीं करेगा, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। ये दर्शकों को मैं पूरा ये मामला बताता हूं। ये जो अजीत पवार थे, ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा नाम थे और ये शरद पवार के भतीजा हुआ करते थे। शरद पवार भी बहुत बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के। और शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बनाई थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको एनसीपी कहते हैं। और एनसीपी में शरद पवार थे और उनके भतीजे अजीत पवार थे। चाचा भतीजा में कुछ सालों से दोनों के रिश्ते मतलब थोड़ा ये तल्ख होने लगे थे, खटास आने लगी थी रिश्तों में, क्योंकि उत्तराधिकार का मुद्दा था। शरद पवार बूढ़े हो रहे हैं, अब तो 90 से ऊपर हो गए हैं और शरद पवार अपनी बेटी को, सुप्रिया सुले को, अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और ये अजीत पवार उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। तो इसी को लेके चाचा और भतीजा में ठन गई थी। और 2023 में, मतलब आज से 3 साल पहले, अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ दिया और एनसीपी के कुछ सीनियर नेताओं के साथ वो अलग हो गए और उन्होंने भाजपा शिवसेना के साथ हाथ मिला लिया और बदले में उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। ये मैं बता दूं दर्शकों को कि अजीत पवार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले डिप्टी सीएम थे। वो 6 बार उप मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। 4 मुख्यमंत्रियों के अधीन वो उप मुख्यमंत्री रहे और उनका सपना था एक दिन महाराष्ट्र के सीएम बनने का, लेकिन खैर आज मारे गए और वो सपना तो उनका अधूरा रह गया। तो ये बात थी। अब एक दूसरी बात क्या है कि अजीत पवार जो थे, मतलब उन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मतलब गंभीर आरोप लगते रहे थे। मतलब उनकी छवि जो थी वो कोई अच्छी छवि नहीं थी। और 2009 में जब वो महाराष्ट्र में के सिंचाई, जी मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से टूटकर बीजेपी के साथ गठबंधन में आए थे और एक चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही थी। बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम का पद उनको ऑफर हुआ था और बड़ी ताकत से अजीत पवार महाराष्ट्र राजनीति में उभर रहे थे, पंचायत चुनाव में बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। तो ये लड़ाई चाचा भतीजे की भी है और बीजेपी के अंदर बड़ी ताकत पाने की भी है। सुप्रिया सुले मुख्य मुकाबले में है अजीत पवार की, क्योंकि राजनीतिक विरासत सुप्रिया सुले या तो ले जाएंगे या अजीत पवार ले जाएंगे। तो ज्यादा शक किधर घूम रही है? नहीं, दोनों बात थी। एक तो वो मतलब उत्तराधिकार की लड़ाई तो थी ही,
और उत्तराधिकार की लड़ाई में भाजपा ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया और अजीत पवार को डिप्टी सीएम की कुर्सी ऑफर कर दी तो वो उधर चले गए। अब देखिए, मैं बता रहा था कि अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर इल्जाम लगते रहे हैं। 2009 में जब ये सिंचाई मंत्रालय देखते थे महाराष्ट्र का, तो इन्होंने कई हजार करोड़ का एक सिंचाई घोटाला किया था। महाराष्ट्र में एक इलाका है, उसको विदर्भ कहते हैं, और विदर्भ में जो सिंचाई परियोजनाएं थी, लगभग 32 सिंचाई परियोजनाओं में इन्होंने कई हजार करोड़ का घोटाला किया था। और उस घोटाले का भंडाफोड़ एक चीफ इंजीनियर ने कर दिया था जिसका नाम है विजय पंडारे। इसके बाद बहुत हंगामा हुआ था महाराष्ट्र में, मतलब भूकंप आ गया था। उस समय ये जो थे अजीत पवार, ये शरद पवार के ही साथ थे। तो मोदी जी, जब नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जाते थे तो अपनी सभाओं में कहते थे कि अजीत पवार को तो मैं जेल भेज के रहूंगा, इसने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, इसने लूट लिया महाराष्ट्र को, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जब अजीत पवार खुद आ गए, मतलब बीजेपी के साथ हो गए, मोदी के साथ हो गए, तो धीरे धीरे इनको सब मामलों में क्लीन चिट मिलने लगी, है ना। बेनामी संपत्ति के मामले में क्लीन चिट, इनकी सारी फाइलें एक एक करके बंद होती गई। और अभी देखिए, इनके दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। अभी जो बड़ा बेटा है पार्थ पवार, उस पर भी एक भूमि घोटाले का बहुत बड़ा इल्जाम लगा था अभी हाल में ही। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि हत्या की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ समय से अजीत पवार और भाजपा के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। इसकी एक वजह तो ये थी कि बीजेपी के बड़े नेताओं का इन पर दबाव था कि भाई आपने जो हजारों करोड़ लूटे हैं सिंचाई घोटाला में, कुछ उसमें हम लोग के साथ भी शेयर कीजिए, है ना। लूट का माल अकेले नहीं खाइए, कुछ बांट बांट के खाइए। और इसके लिए अजीत पवार उतना मतलब राजी नहीं थे, या राजी होंगे भी तो थोड़ा बहुत देने के लिए राजी होंगे। तो एक मुद्दा तो था लूट के माल के बंटवारा को लेकर। दूसरा मुद्दा यह था कि बीच में कुछ दिनों से कोशिशें की जा रही थी कि चाचा भतीजा को फिर से एक कर दिया जाए, यानी कि एनसीपी के दोनों गुट फिर से मिल जाए, एकीकरण हो जाए। और बीच में अजीत पवार ने शरद पवार से मुलाकात भी की थी। उस मुलाकात में कहा गया था कि नहीं नहीं, ये तो इनके चाचा बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनका हालचाल लेने के लिए गए हैं। लेकिन राजनीति में कोई हालचाल नहीं लेता है, राजनीति में राजनीतिक बात ही होती है। तो एक तो ये बात थी कि एकीकरण की बात हो रही थी। तीसरी बात अर्पिता यह है कि अभी हाल में बंबई नगर निगम के चुनाव हुए हैं, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, और बीएमसी का जो बजट होता है वो सैकड़ों करोड़ रुपया का होता है। तो अभी वहां मेयर का चुनाव नहीं हुआ है, जो महापौर हो, मेयर का चुनाव नहीं हो रहा हुआ है। वहां बीजेपी अपने आदमी को मेयर बनाना चाहती है, शिवसेना अपने आदमी को, और ये जो है अजीत पवार जो मारे गए, ये अपने आदमी को मेयर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहां मेयर बहुत ही मलाईदार एक पद होता है, बॉम्बे का मेयर। तो इसको लेके भी इनका बीजेपी से तकरार था। इन्होंने हाल में उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर ली थी। तो लगातार अजीत पवार और बीजेपी के संबंधों में तल्खियां आने लगी और अचानक खबर आई कि अजीत पवार मारे गए। तो अभी आप सोशल मीडिया पर भी जाएंगी तो लगातार लोग लिख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जहां कोई बीजेपी से थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि लोगों को याद आ रहा है पिछले साल जून 2025 में अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना हुई थी। विजय रूपाणी, वो एयर इंडिया का प्लेन था, वो हवाई अड्डे से उड़ते ही के साथ क्रैश कर गया था, और उसमें एक आदमी बस बचा था, सारे लोग मारे गए थे। और उसमें विजय रूपाणी भी मारे गए थे, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। और उस समय कहा गया कि भाई विजय रूपाणी को अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा भूमि घोटाला हुआ था, हजारों करोड़ का, उसकी बहुत जानकारी थी, और वो कुछ महत्वपूर्ण खुलासा करना चाहते थे, इसके पहले उनको निपटा दिया गया। इसके बाद दर्शकों को याद होगा 2021 में ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत मारे गए थे, है ना। जनरल विपिन रावत मारे गए थे, जो सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यानी तीनों सेनाओं में आप कह सकते हैं सर्वोच्च पद पर थे तीनों सेनाओं के। और उनका जो हेलीकॉप्टर था वो नीलगिरी के पहाड़ों में क्रैश कर गया, उसमें जनरल विपिन रावत मारे गए, उनकी वाइफ मधुलिका रावत मारी गई, कई लोग मारे गए। उसमें ये बात उठी थी कि भाई ये जो सरकार अग्निवीर योजना ला रही थी, ये अग्निवीर योजना का विपिन रावत जोर से विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि सेना में ये अग्निवीर योजना लागू नहीं होनी चाहिए। और अचानक विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अब दिक्कत यह है कि ये जितने भी दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे प्लेन की या हेलीकॉप्टर की,
इनकी जांच कोई निष्पक्ष एजेंसी तो करती नहीं, इनकी जांच सरकारी एजेंसियां ही करती हैं। और उन सरकारी एजेंसियों पर इतना दबाव रहता है, राजनीतिक दबाव, कि अंत में वो केस की बिल्कुल आप कह सकते हैं लीपापोती कर देती है। जैसे अहमदाबाद की दुर्घटना को हम लोग भूल भी गए कि उसमें क्या हुआ। जी। देश में एक और बड़ा सबसे बड़ा जो हादसा हुआ था संजय गांधी की मौत का, वो भी हम लोग नहीं भूल सकते। प्लेन क्रैश में इसी तरीके से उनकी भी जान चली गई थी और वो जान उनकी कैसे गई उस पर भी अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है। आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अब इस मामले में क्या खुलासा होगा ये कहना तो बड़ी दूर की बात है। जी, सही कहा आपने। 1980 में संजय गांधी एक मतलब दिल्ली में मारे गए थे। वो प्लेन को मतलब कलाबाजी खिला रहे थे और उनका प्लेन क्रैश हो गया था और उस समय उनको इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। उस समय राजीव गांधी राजनीति में नहीं थे, राजीव गांधी तो पायलट बने हुए थे और संजय गांधी को ही इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अचानक संजय गांधी मारे गए और फिर राजीव गांधी की एंट्री हुई। अब देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि हर विमान में एक ब्लैक बॉक्स रहता है ना। और बिल्कुल। ऐसे ऐसे उसका नाम ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन उसका रंग काला नहीं होता है, उसका रंग बहुत चमकीले नारंगी रंग का होता है। और जानबूझकर उसको चमकीले नारंगी रंग से रंगा जाता है कि हवाई जहाज यदि किसी जंगल में भी दुर्घटनाग्रस्त हो, कहीं भी हो, तो वो दूर से ही चमकता हुआ दिख जाए, मतलब उसको आसानी से ढूंढ लिया जाए, इसलिए उसको बहुत चमकते हुए नारंगी रंग से रंगा जाता है। अब देखिए, तो उसके ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो होता है वो उड़ान के आंकड़े बताता है कि उड़ान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, उस समय विजिबिलिटी क्या थी, उस समय मौसम कैसा था, ये सब एक पार्ट बताता है। दूसरा उसका हिस्सा बताता है पायलटों की आपसी बातचीत को रिकॉर्ड करता है। मतलब दुर्घटना के ठीक पहले पायलटों ने आपस में क्या बातचीत की, पायलट और को पायलट ने क्या बातचीत की, इसकी रिकॉर्डिंग रहती है। तो किसी भी विमान दुर्घटना के बाद सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है और फिर ब्लैक बॉक्स को एनालिसिस करके, उसका विश्लेषण करके पता किया जाता है कि मान लीजिए इस केस में एक पायलट ने दूसरे से कहा कि अरे भाई इतना कोहरा है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो फिर विजिबिलिटी वाली थ्योरी पर एक तरह से मोहर लग जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये ब्लैक बॉक्स में क्या हुआ है, क्या रहता है, उसको सार्वजनिक तो किया नहीं जाता है। कोई आम आदमी तो, कोई मुझे और आपको तो पता नहीं चलेगा कि वो ब्लैक बॉक्स में क्या था। जो भी जांच एजेंसी कहेगी हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। और ये जांच एजेंसियां जो इतने मतलब गुपचुप तरीके से जांच करती है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं रहती है कि अंत में जो भी वो रिपोर्ट देती है उस पर सबको विश्वास करना पड़ता है। अब अहमदाबाद दुर्घटना में तो एक अजीबोगरीब निष्कर्ष निकाला गया कि पायलट ने जानबूझ के आत्महत्या कर ली थी। पायलट जीना नहीं चाहता था, उसने जानबूझकर प्लेन को क्रैश करा दिया, अपने भी मर गया, सबको लेके मरा। अब ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही है। यदि पायलट सच में डिप्रेशन में था तो वो अपने घर में भी फंदा लगा के मर सकता था। अपने साथ 100-150 आदमी को मारने की क्या जरूरत थी। लेकिन एक अजीबोगरीब बात कह दी जाती है और आम लोगों तक कोई बताया नहीं जाता है कि जांच रिपोर्ट में ये निष्कर्ष कैसे निकला। जी अर्पिता। फ्यूल लीकेज की थ्योरी भी लगाई गई थी कि फ्यूल लीकेज हो गया था, फिर कनेक्शन टूट गया था, इंजन तक जो है फ्यूल जी, थ्योरी इसमें भी लगाई जा रही होगी। बिल्कुल। मैंने कहा एक विमान दुर्घटना के तो देखिए हजार कारण हो सकते हैं। खराब मौसम की वजह से दुर्घटना हो सकती है, यदि पक्षी से टकरा जाए विमान, कोई चिड़िया से टकरा जाए तो उसमें भी विमान का संतुलन खराब हो जाता है, उसमें भी विमान दुर्घटना हो जाती है। विमान में कोई तकनीकी खराबी की वजह से विमान दुर्घटना हो सकती है, या जानबूझ के कोई तोड़ फोड़ किया जाए, या जिसको सेबोटेज कहते हैं, जानबूझ के उसके मशीनों में कुछ गड़बड़ी कर दी जाए एक षड्यंत्र के तहत, तो उससे भी विमान दुर्घटना होगी। पायलट की गलती से हो सकती है, उसके तो हजार कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी जिन परिस्थितियों में और जिस पृष्ठभूमि में अजीत पवार मारे गए हैं, वो आप देखिएगा, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अभी आप देखिएगा, इस पर पूरे देश में इस पर एक विवाद की स्थिति पैदा होगी अर्पिता जी। बिल्कुल अमिताभ से पूरे मामले में जो है लोग सवाल कर रहे हैं कि ये हादसा सिर्फ हादसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर मौसम के लिहाज से भी देखें तो सर्दियां लगभग समाप्त हो रही हैं। अभी उतना ना धुंध है ना कोहरा है और ऐसे बिल्कुल। वक्त में विजिबिलिटी की बात कहना हो रहा है। इस मामले में आपने जो तमाम तथ्य रखे हैं
अभी बहुत सारे खुलासे होंगे, आपसे आगे भी समझते रहेंगे कि इस मामले की और गहराई तक जब आप पड़ताल करेंगे तो जानेंगे कि और क्या कुछ हो सकता है इस मामले में। फिलहाल अमिताभ सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर।